नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। विकास शुक्ला अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विकास शुक्ला है और मैं मध्य प्रदेश का जो हमारा इतिहास है उसको यहाँ कवर कर रहा हूँ। तो अभी तक हमने पिछले समय में प्राचीन मध्य प्रदेश को देखा और मैंने जैसा बोला था कि आपको जो मध्य प्रदेश से संबंधित प्राचीन मध्य प्रदेश में अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो मैंने यहाँ पाषाण काल से प्रारंभ करते हुए एक एक करके सारे वंश, सारे राजाओं और जो भी घटनाक्रम रहा है मध्य प्रदेश में उस सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये प्राचीन मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्राचीन का आखिरी वीडियो रहने वाला है। इसमें मैंने वो वंश कवर किए जो कहीं ना कहीं थे छोटे, बस उनकी एक हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अगर इनसे प्रश्न कभी पेपर में आ जाए तो हमसे गलत ना हो। तो आज वो सारे वंश हमने लिए हैं, ओलिकर वंश, बाकटक वंश, कछपाट वंश एवं तोमर वंश। तो इसके बाद आखिरी में हम टेस्ट भी लगाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को मैंने बनाया है कि आपके जो भी रह गए हैं उन सबको भी आज मैं कवर कर दूं। इसके बाद से हम मध्यकालीन मध्य प्रदेश की ओर चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कर दो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो लिंक को सबसे पहले अपने ग्रुप्स और फ्रेंड्स में शेयर करो, जल्दी से शेयर करो। यहाँ लाइव चैट में लोग बढ़ने चाहिए, प्लीज शेयर करो, जल्दी से शेयर करो। और क्या आप लोग सुबह टाइमिंग चाहते हैं वीडियो की तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बताना। अभी अपना शाम को ही आएगा यह वीडियो। क्लियर? तो चलें, हम जल्दी से शेयर कर दो, जल्दी शेयर कर दो। देखते हैं कितने लोग लाइव चैट में आते हैं, फिर हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हैं इस प्राचीन मध्य प्रदेश से तो वो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है मध्य प्रदेश का इतिहास, उसमें जाके वो सारे एक लाइन से मैंने वीडियो डाले हुए हैं, उनको आप जरूर देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ये आज मैं मैप के थ्रू लोकेशन भी बताऊंगा कि ये वंश थे जो छोटे छोटे कहां पर थे, जिनका मैंने बीच में जिक्र भी किया परंतु पूरा एक्सप्लेन उनको नहीं किया था, वहां मैं आप ये बताने वाला हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये रहा सबसे पहले वाकटक वंश से हम यहाँ प्रारंभ करेंगे और ये आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा कहां पर, एक सेकंड एक सेकंड, ये इस तरफ देखिए आप, तो ये आपको दिखाई दे रहा है वाकटक वंश। तो चलिए वाकटक वंश के बारे में हम देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो ये आपको दिख रही है लगभग तीसरी शताब्दी के आसपास की बात हो रही है और इसका समय बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, समय किसी का नहीं पूछा जाएगा, पर इसका जो वंश का जो प्रथम शासक था उसके बारे में प्रश्न जरूर हो सकता है कि वाकटक वंश का प्रथम जो शासक था वो कौन है। तो बिंदु शक्ति प्रथम, इससे पहला फैक्ट इंपॉर्टेंट ये है। क्लियर? आगे चलो, दूसरी लाइन में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, किस क्षेत्र में शासन किया। बाकटक वंश में जो शासन किया वो विदिशा बेस नगर जो हमारा था उस पर शासन किया। दो फैक्ट यहां से भी हमने कवर किए कि पहला शासक वाकटक वंश का विंध्य शक्ति प्रथम और शासन किस क्षेत्र में किया तो विदिशा में किया। क्लियर? चले आगे, चलो आगे। फिर आगे दिख रहा है आपको कि इसका जो पुत्र, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अभी तक देखिए दो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है विंध्य शक्ति का पुत्र नीचे की ओर प्रवरसेन। तो ये है इंपॉर्टेंट, क्या है इंपॉर्टेंट? प्रवरसेन, विंध्य शक्ति का जो पुत्र था प्रवरसेन। ये नहीं इंपॉर्टेंट कि प्रवरसेन था, परंतु इसका इसको क्या बोला जाता है वो इंपॉर्टेंट था। तो ये क्या था? अश्वमेध यज्ञ करता। इसने अपने साम्राज्य को चारों तरफ फैलाने के लिए क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ करता। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ को किया था इसने। अश्वमेध यज्ञ होता क्या है? अश्वमेध यज्ञ होता है कि इसमें आपने देखा भी होगा, अगर आपने रामायण देखी है तो रामायण में आपने देखा होगा कि राम जी, जो राम जी का साम्राज्य था उसमें क्या होता था, वो जो अयोध्या के राजा थे तो वहां साम्राज्य विस्तार के लिए घोड़ा छोड़ा जाता था। वो घोड़ा जो भी पकड़ लेता था उससे युद्ध करना होता था। वो घोड़ा जहां तक दौड़ लगाता हुआ चला जाता था
वहां तक वो समझते थे कि यहाँ तक हमारा साम्राज्य विस्तारित तो हो गया, परंतु अगर किसी को उससे परेशानी होती है तो वो घोड़ा को पकड़ ले और फिर उससे क्या होता था, उसको युद्ध करना होता था। यही कहानी है प्रवरसेन की। प्रवरसेन ने साम्राज्य विस्तार हेतु अश्वमेध यज्ञ किए। इसमें क्या होता है, इस यज्ञ करने के बाद घोड़े को छोड़ दिया जाता है और घोड़ा उस साम्राज्य विस्तार की ओर निकलता है। जो भी इस घोड़े को रोक लेता है वहां उससे युद्ध करना पड़ता है। क्लियर? तो प्रवरसेन पेपर में आ जाएगा, वाकटक वंश के किस शासक को अश्वमेध यज्ञ करता कहा जाता है, या प्रवरसेन को किस अन्य नाम से जाना जाता है, अश्वमेध यज्ञ करता। क्लियर? तीसरा फैक्ट इंपॉर्टेंट अभी तक। नेक्स्ट आगे चलो। फिर इसमें कुछ विशेष इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, ना किसी बुक्स में बताया है, ना इसके बाद पेपर में आएगा। एक लाइन और इंपॉर्टेंट है वो हम अभी देखने वाले हैं। तो प्रवरसेन का पुत्र था रुद्रसेन। बिल्कुल नहीं पूछा जाना है, कुछ किया ही नहीं है इनने। आए बैठे खाए पिए और निकल लिए, है ना। इसके बाद पृथ्वीसेन, फिर दिवाकर सेन, दामोदर सेन, प्रवरसेन द्वितीय। ठीक है, तो इस तरीके से ये अन्य राजवंश में इसमें राजा होते गए। नरेंद्र सिंह सेन, पृथ्वी सेन द्वितीय। ठीक है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बस उन्होंने। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था वो 3 लाइनें थी। पहली, वाकटक वंश से अगर प्रश्न आ सकता है, इससे बाहर और नहीं होगा कि प्रथम शासक विंध्य शक्ति प्रथम शासन किस क्षेत्र में किया, तो विदिशा। और दूसरा इसका जो पुत्र था प्रवरसेन, इसने अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक है, साम्राज्य विस्तार हेतु। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई है, प्रवरसेन। प्रवरसेन द्वितीय है ये वो प्रवरसेन नहीं है जो अश्वमेध यज्ञ करता है, ये दूसरा प्रवरसेन है। प्रवरसेन द्वितीय ने के 12 दान पत्रों, इसके दान पत्र थे जो 12, उसमें से 7 मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए अलग अलग जगहों से। ठीक है, अगर पेपर में आ जाता है कि प्रवरसेन द्वितीय के 12 दान पत्रों में से 7 मध्य प्रदेश में 7 कहां से प्राप्त हुए, तो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए। तो ऐसा पेपर में आ जाएगा, 12 में से कितने दान पत्र, तो 7। ठीक है, अलग अलग जगहों से। क्षेत्र कहा था, तो ये विदिशा मैंने बता दिया, ये है बेशनगर, बता दिया था, मध्य प्रदेश के मध्य में लगभग आता है। चले, तो वाकटक वंश से सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट था, 3 से 4 फैक्ट। ये आपके सामने वाकटक वंश है, लोकेशन मैंने बता दी, क्या इंपॉर्टेंट है वो बता दिया। इससे ज्यादा पेपर बाहर नहीं होगा। चले आगे, चलो नेक्स्ट इस तरफ। अच्छा, पांडव वंश को और हम पढ़ लेते हैं, फिर चलते हैं अलीगढ़ वंश। पांडव वंश ने, वैसे तो ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है उसमें शासन किया है पांडव वंश ने। मेकल श्रेणी की है जो हमारी अमरकंटक की ओर, शहडोल अमरकंटक जहां से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, वहां उस ओर इन्होंने क्या किया, शासन। तो यही शहडोल प्राचीन समय में क्या अमरकंटक के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ पांडव वंश ने शासन किया। इसका जो प्रसिद्ध राजा जयवल था, जयवल का बेटा बत्सराज था, बत्सराज का बेटा नागवल था, और नागवल का बेटा धरातल था। तो इन्होंने मध्य प्रदेश में विशेषकर शासन नहीं किया है, इन्होंने छत्तीसगढ़ में किया है। इससे प्रश्न और नहीं होगा। मैंने सिर्फ इसलिए बताया आपको कि आपके दिमाग में एक रहे कि शहडोल है जो इस और पांडव वंश ने क्या किया, शासन किया है। इन्होंने कोई भी विशेष कार्य नहीं किया। क्लियर? तो इसलिए बस उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, जिसको करना चाहिए उसको मैंने कर दिया है। वाकटक वंश से जितने थे वो मैंने बता दिए। अब चलते हैं ओलिगर वंश। ये लिखा हुआ है ओलिगर वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको मैंने कवर किया है, वरना कल तक अपना लेक्चर सारे इसके कंप्लीट हो चुके थे। परंतु ये वंश भी आ सकते हैं, देखिए क्यों। ओलिगर वंश, ओलिगर किसको बोला जाता है, दसपुर या मंदसौर। ये लोकेशन आपको यहाँ दिख रही होगी, ओलिगर, दसपुर या मंदसौर, नीमच के आसपास, पश्चिमी मध्य प्रदेश। क्लियर? मैप में एकदम लोकेट करके रखा है मैंने। चलो देखते हैं। तो ओलिगर वंश लगभग 4वीं शताब्दी की बात है। ठीक है, संस्थापक कौन था, आदित्य वर्मन बोला जाता है कि आदित्य वर्मन ओलिगर वंश का संस्थापक था। जो मंदसौर हमारा ओली वंश दसपुर है, वहां का संस्थापक आदित्य वर्मन था। क्लियर? इसके बाद जो शासक हुए, जयवर्मन, सिंह वर्मन, नरवर्मन, कुछ नहीं किया इन्होंने। उसके बाद आया कौन, विष्णु वर्मन। इनसे बिल्कुल प्रश्न नहीं होंगे। फिर जो आया वो है इंपॉर्टेंट, ये स्टार। तो बंधु वर्मन। बंधु वर्मन क्या था, कुमार गुप्त, जो गुप्त शासक था कुमार गुप्त, उसका सामंत था किस क्षेत्र का, दसपुर या मंदसौर का। क्लियर? ये कहां लिखा हुआ है,
शिलालेख है मंदसौर में, उसमें लिखा हुआ है। पिछले लेक्चर में जब हम जो हम गुप्त वंश पढ़ रहे थे, वहां मैंने बंधु वर्मा या बंधु बर्मन की बात की थी। वहां बताया था कुमार गुप्त का सामंत कौन था, बंधु वर्मा या बंधु बर्मन। ये वही है बंधु बर्मन जिसने क्या किया था, ग्वालियर अभिलेख अनुसार सूर्य मंदिर के लिए दान किया था। इसको बुडकरों या जुलाहा श्रेणी के व्यक्तियों को, जिसके लिए प्रश्न 2019 में यूपीएससी पूछ चुका है। क्लियर? तो इसने दान दिया था सूर्य मंदिर हेतु। ये वही बंधु वर्मा है जो कुमार गुप्त का सामंत था। अगर आ जाएगा पेपर में कि कुमार गुप्त का सामंत कौन था, हम बता देंगे बंधु वर्मा जो ओलिकर वंश का था। क्लियर? चले आगे, चलो। फिर लिखा हुआ है कि यशोधर्मन। उसके बाद मोस्ट मोस्ट देखिए, मैंने इसको बॉक्स में भी बंद किया है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यशोधर्मन। क्लियर? यशोधर्मन या इसका अन्य नाम क्या था, तो ये लिखा है विष्णुधर्मन। अब बताओ, विष्णुधर्मन नाम से आया है, परेशान हो जाएंगे किसके बारे में बात हुई है, हो जाओगे कि नहीं, हो जाओगे कि नहीं, बताओ जल्दी। यश तो देखिए, बंधु बर्मन के बाद एक शासक आया यशोधर्मन या विष्णुधर्मन, जो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। क्लियर? ये क्या था, सबसे प्रतापी शासक था। यशोधर्मन के बारे में थोड़ी सी बात हम पिछले लेक्चरों में भी कर चुके हैं, जब गुप्त वंश की हम बात कर रहे थे। तो यशोधर्मन ने क्या, मेहरकुल जो हूण शासक था उसको पश्चिमी मध्य प्रदेश दसपुर की ओर बढ़ने से रोका था और इसको वापस खदेड़ा था। क्लियर? तो अभी तक इस पेज से समझ में आया, चीजें आई समझ में? एक सेकंड, हाँ। तो देखो, अभी तक हमने पढ़ा वाकाटक वंश, जितने भी इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हमने कवर किए। ठीक है? फिर हमने पढ़ा पांड्य वंश, तो उससे कुछ नहीं आएगा पेपर में, बस लोकेशन याद रखना कि इस और इन्होंने शासन किया। ठीक है? फिर हमने पढ़ा ओलिकर वंश। ओलिकर वंश के अब इन दोनों के बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं, एक बंधु वर्मन और दूसरा यशोधर्मन, क्योंकि इनसे प्रश्न हो सकता है पेपर में, बिल्कुल, क्योंकि पिछले पीएससी में पूछा जा चुका है मंदसौर प्रशस्ति से। क्लियर? इन दोनों के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। जो तीसरा हम आज इसके इन दो के अलावा एक तीसरा कक्षपाट राजवंश और तोमर राजवंश, इनको भी अभी आगे हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम अगले पेज की ओर, जहां मैंने बंधु वर्मा और यशोधर्मन के बारे में एक्सप्लेन किया है, इस ओलिकर वंश के बारे में। तो चलो, ये देखिए, अलग से मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि यहां से प्रश्न होना चाहिए जहां तक अगले बार। यशोधर्मन या इसका अन्य नाम क्या था, विष्णुधर्मन। क्लियर? और ये कब किस समय शासक बना, तो लगभग 532 ईस्वी के आसपास। ठीक है? और ये क्षेत्र कौन सा था, तो ये दसपुर या मंदसौर के क्षेत्र में इसने शासन किया। क्लियर? अब यही देख लो आप, अगर विष्णुधर्मन नाम से आ जाएगा तो अपने को समझ नहीं आएगा ये कौन है, याद रखना, बार बार बोल रहा हूं। नेक्स्ट, उपाधि। तो पिछले लेक्चर में मैंने उपाधियां इसकी बताई थी यशोधर्मन से संबंधित, जनेन्द्र, नराधिपति, राजाधिराज और परमेश्वर। ये चार उपाधियों से यशोधर्मन ने अपने आप को संबोधित किया, किस, यशोधर्मन अभिलेख के अनुसार। अब एक चीज नहीं बताई थी मैंने, विजय स्तंभ बना हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न मुझे लगता है जैसे हो सकता है कि सौंदनी का जो विजय स्तंभ है, एक जगह है मंदसौर में, क्या है वो जगह, सौंदनी। अब आ जाए कि यशोधर्मन का जो विजय स्तंभ है वो किस स्थान पर है, सौंदनी। सौंदनी का विजय स्तंभ, ये लिखा हुआ है यशोधर्मन अभिलेख। अब इस सौंदनी विजय स्तंभ के पास एक यशोधर्मन का अभिलेख भी है। क्लियर? उस पर क्या लिखा हुआ है, हुओं पर विजय का उल्लेख। तो मैंने बताया था मेहरकुल जो हुओं था उसको खदेड़ा था पश्चिमी मध्य प्रदेश से यशोधर्मन ने, तो हुओं पर विजय का उल्लेख है इसमें। ये जो हमारा शिलालेख है या सौंदनी का विजय स्तंभ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो यशोधर्मन था उसने किस पर, हुओं पर विजय प्राप्त की, हुओं को खदेड़ा। और वो कौन हुआ था, ये लिखा हुआ है मेहरकुल। मेहरकुल को अपने राज्य की ओर आने से इसने रोका था। क्लियर? अब देखिए यशोधर्मन अभिलेख में और क्या उत्कीर्ण है, यहां से भी प्रश्न आ जाए तो ये भी मैंने बिल्कुल एकदम डीप फैक्ट निकाला है। इसमें क्या है, दो चौकोर फलक, फलक मतलब पत्थर हैं, दो आयत प्रकार के चौकोर फलक। ठीक है? उस पर क्या है, उस पर विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में देखते हुए शेर सिंह उकेरे हुए हैं। क्या, देखिए इस प्रकार से दो पत्थर हैं कोई वहां पर, ठीक है, दो फलक है, दो। ठीक है? इसमें क्या है कि दोनों में विपरीत दिशा में
ये वाला शेर इस ओर देख रहा है और ये वाला शेर इस ओर देख रहा है। तो दो सिंह उकेरे हुए हैं कुछ ऊपर की ओर गर्दन को किए हुए। क्लियर, दोनों की दोनों। चले आगे, चलो आगे। तो आप देखिए, दो चौकोर फलकों पर विपरीत दिशा में देखते हुए शेर उकेरे हुए हैं। अगर प्रश्नों में आ जाए कि जो यशोधर्मन का सोनी का विजय स्तंभ या अभिलेख है उसमें किस जानवर को उकेरा हुआ है, तो वहां सिंह या शेरों को उकेरा हुआ है। इतने डीप फैक्ट, इतने डीप फैक्ट आपको सच में नहीं मिलेंगे कहीं। प्लीज आप अपने इस चैनल की लिंक और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जो भी आपके ग्रुप्स हैं सबको बताइए कि हाँ, यहाँ आप मध्य प्रदेश का इतिहास बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, कुछ भी बाहर नहीं होगा, डीप फैक्ट्स के साथ। और अगर आपको यहाँ मध्य प्रदेश के डेटा या फिर हम बात करें कि कोई भी जैसे मेले हुए या फिर नदियां हुई, ये सब याद नहीं होता है तो आप भूल नहीं पाओगे। सीरीज प्लेलिस्ट में जाइए, भूल नहीं पाओगे सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें बहुत सारे वीडियो हैं जिनमें मैंने हर एक मेले को या हर एक जगह को किसी न किसी से संबंधित ट्रिक के साथ या संबंध करके उनको याद करवाया हुआ है। आप भरोसा नहीं मानेंगे, वाकई में आप उसी लेक्चर में वो सारा याद करके जाएंगे। तो आप प्लीज, अगर आप चाहते हैं देखना तो आप जरूर देखिए कि एक ही वीडियो में वो सब याद कराने की ट्रिक यूज की है, इसीलिए उसका नाम दिया गया है भूल नहीं पाओगे सीरीज। तो आप प्लीज प्लेलिस्ट पर जाके जरूर देखिए। तो ये था यशोधर्मन या विष्णु धर्मन, जिसके बारे में अगर यहां से प्रश्न आएगा तो हम अब बिल्कुल बता देंगे। आगे चलते हैं बंधु वर्मन। तो बंधु वर्मन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये कौन था? ये कुमार गुप्त का सामंत था। कुमार गुप्त जो गुप्त शासक था उसका सामंत था किस क्षेत्र का? उलिवंश या मंदसौर। चलो आगे, इसने क्या किया था? तो इसका दान था इंपॉर्टेंट, जहां से पिछली बार प्रश्न बना था कि ग्वालियर अभिलेख अनुसार मंदसौर के सूर्य मंदिर हेतु जुलाहा श्रेणी को दान दिया। हालांकि मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, फिर से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, भूलना नहीं चाहिए अपने को। अगर इससे आप संबंधित अभिलेख पूछा जाए तो ग्वालियर में वो अभिलेख है, परंतु सूर्य मंदिर का उल्लेख यहाँ भी है। इसमें मंदसौर का जो यशोधर्मन का अभिलेख है उसमें भी उसका उल्लेख है। चले आगे, चलो, मंदसौर का अभिलेख, सॉरी, ठीक है, उसमें भी ये बात की गई है। चले आगे, अभी तक समझ में आ गया होगा। हाँ, और एक फैक्ट और आप सही कर लीजिएगा, पिछले लेक्चर में शायद मैंने गलती से उसको बता दिया कि जो परिमाल देव था, कौन था परिमाल देव? चंदेल शासक, ठीक है। उस मैंने ऐसा शायद उसमें लिख दिया है, नोट्स में गलत लिख दिया कि उसने पृथ्वीराज चौहान की सेनापति को हराया था, परंतु ऐसा नहीं था। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति ने परिमाल देव को हराया था। फिर से सुनो, चंदेल वंश का वीडियो था, चंदेल शासक परमाल देव था, परमार्दी देव या परिमल। क्लियर? मैंने ऐसा शायद उस नोट्स में ऐसा लिख दिया है कि परिमल ने पृथ्वीराज चौहान के सेनापति को हराया, परंतु वो गलती से लिख गया है। ऐसा है कि पृथ्वीराज चौहान के सेनापति ने परमाल देव या परमार्दी देव को हराया। तो आप उसको सही कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं आगे। ये समझ में आया आपको? इससे बाहर नहीं होगा आप पेपर। अब आगे हम कच्छपाट वंश जो राजवंश है उसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए, अब कच्छपाट राजवंश कहीं ना कहीं ग्वालियर से संबंधित है, ठीक है। ग्वालियर का आसपास का क्षेत्र है जहां कच्छपाट राजवंश ने शासन किया। तो देखिए, इनकी तीन शाखाएं थी, आपके सामने बनी हुई है। एक लिखा हुआ है एक में कि ग्वालियर, दूसरा लिखा है दुबकुंड, दुबकुंड भी ग्वालियर के पास है, नलपुर या नरवर शिवपुरी के पास है, तो वही लगभग ग्वालियर का ही एरिया। क्लियर? लेकिन इनकी तीन शाखाएं थी, छोटे छोटे तीनों राज्यों पर कब्जा कर रही हुई या शासन कर रही थी कुछ समय तक किया। तो इनमें भी कोई विशेष तो रहा नहीं है, लेकिन अब कुछ लोग बोलते कि सर आपने कच्छपाट वंश छोड़ दिया, तो मैंने बता दिया, बाकी इन्हें कुछ ऐसा विशेष नहीं किया। मैं जल्दी से इसको बता देता हूं। इसका जो राजा था, सब प्रथम राजा था लक्ष्मण। लक्ष्मण के बाद लक्ष्मण था, लक्ष्मण ने कुछ नहीं किया। उसके बाद वज्रदामन। क्लियर? तो वज्रदामन ने क्या किया? इसने थोड़ा सा एक कार्य किया है कि कन्नौज के राजाओं का यहाँ पे क्या था? शासन था। तो कन्नौज के नरेश को पराजित कर
ग्वालियर को अपने अधीन किया, ग्वालियर में अपने राज्य को स्थापित किया, किसे? कन्नौज को। अब पेपर में अगर ऐसा आ जाए कि किस कच्छपाट वंश के शासक ने कन्नौज के राजा को पराजित कर ग्वालियर में कच्छपाट राजवंश की स्थापना की, फिर से सुनो, किस कच्छपाट राजवंश ने कन्नौज के नरेश को पराजित कर ग्वालियर में राज्य की स्थापना की? तो वो था वज्रदामन। क्लियर? यहां से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। आगे कौन हुआ? मंगलराज, किसी काम के नहीं थे। कीर्तिराज, बिल्कुल किसी काम के नहीं थे। इसी प्रकार मूलदेव, महिपाल, भुवनपाल और अंतिम मधुसूदन, तो ये बाकी किसी काम के नहीं थे। आखिरी में क्या हुआ? 1021 ईस्वी, नीचे उसके लिखा हुआ है, ग्वालियर पर महमूद गजनी, जो गजनी का आक्रमणकारी था, 1021 ईस्वी में। अब ऐसा पेपर में आ सकता है क्योंकि ज्यादा ये लोग आक्रमणकारी, कोई प्रसिद्ध आक्रमणकारी, कोई बड़ा आक्रमणकारी यहाँ पे ऐसा नहीं आया है, परंतु ये प्रश्न यहाँ से हो सकता है कि 1021 ईस्वी में ग्वालियर पर महमूद गजनी का आक्रमण हुआ, जिसमें ग्वालियर नरेश ने क्या किया? आत्मसमर्पण। जो ये आखिरी शासक था ना मधुसूदन, तो मैंने बोला था किसी काम के नहीं थे, खाया पिया और लेट गए, है ना? तो खाया पिया और लेट गए, इसी वजह से क्या हुआ कि जो महमूद गजनी था उस ओर से चला आ रहा था, तो सबसे पहले ग्वालियर पहुंचा। तो ग्वालियर में इसने क्या किया? इस कच्छपाट राजवंश पर आक्रमण किया और जिसमें आखिरी नरेश मधुसूदन था उसको पराजित किया और ग्वालियर को अपने कब्जे में लिया और इसमें फिर मधुसूदन ने आत्मसमर्पण कर दिया। क्लियर? तो कच्छपाट राजवंश का पहली शाखा है जो ग्वालियर में थी। दूसरी दोकुंड, दोकुंड में क्या? ग्वालियर, दक्षिण पश्चिमी ग्वालियर की बात हो रही है, दक्षिण पश्चिमी, ठीक है। प्राचीन इसका नाम क्या था? दोकुंड का चंडोल, प्राचीन नाम क्या था? चंडोल। इस दोकुंड का प्राचीन नाम चंडोल था। क्लियर? जानकारी कहां से मिली? दोकुंड अभिलेख से। चले आगे। बाकी ये राजवंश थे, उतने इंपॉर्टेंट राजा थे, उनका कोई महत्व नहीं है, ना कभी पूछा जाएगा, बिल्कुल निश्चित रहे, नहीं पूछे, सब लिख दिया है मैंने। तीसरी जो शाखा थी नवर, या इसका प्राचीन नाम नलपुर या नरवर। क्लियर? तो ये यहाँ इसके शासक कौन थे? गगन सिंह, शरद सिंह, वीर सिंह। और पेपर में आ जाता है कच्छपाट राजवंश की कितनी शाखाएं थी? हम बता देंगे 3। ठीक है, और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो आगे आने वाला है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट, तो इसको मैं मिटा देता हूं। चले आगे। चलो आगे। ये देखिए, अब आप सभी के सामने क्या है? तोमर वंश। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कच्छपाट नहीं था इंपॉर्टेंट। तो देखिए, तोमर वंश, ये क्या लिखा हुआ है? संस्थापक। तो तोमर वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? पहला ही फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाएगा कि तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तो वीर सिंह जूदेव। ठीक है, वीर सिंह देव थे जो तोमर वंश के क्या थे? संस्थापक। क्लियर? चले आगे। चलो आगे। फिर इनके बाद उद्धरण देव, विक्रम देव, डूरंग देव, कीर्ति सिंह और कल्याणमल, ये 4-5 शासक हुए। इसके बाद वीर सिंह देव जो तोमर वंश के संस्थापक थे, इन 4-5 शासकों ने कुछ भी नहीं किया, परंतु उसके बाद इस राजवंश के, तोमर राजवंश का प्रतापी शासक आया। कौन आया? वो मानसिंह तोमर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? मानसिंह तोमर। ये मानसिंह तोमर, क्लियर? ये था इस तोमर वंश का सबसे प्रतापी शासक। और पहला तो मैं बता ही चुका हूं आपको कौन था, पहला था हमारा वीर सिंह देव। क्लियर? तो आप देखो इसने क्या किया, जो हमारा ये तोमर वंशीय शासक था मानसिंह, पानसिंह भी था लेकिन ये मानसिंह की बात कर रहे हैं। ठीक है, तोमर वंशीय मानसिंह की बात कर रहे हैं हम। तो ये लिखा हुआ है, इसने क्या निर्माण करवाया? गुजरी महल और मान मंदिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कि गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया? तोमर वंशीय मान सिंह ने। पेपर में यहाँ से प्रश्न हो सकता है, 1-2 बार आया भी है प्रश्न। ये आया है गुजरी महल कहां पर है? तो गुजरी महल जल्दी से कमेंट करो कहां पर है, जल्दी से कमेंट करो कहां पर है। तो ये लगभग बात वहीं की हो रही है, ग्वालियर के आसपास की बात। ठीक है, तो जो तोमर वंशीय मानसिंह था, ये प्रतापी शासक था। इसने क्या क्या बनवाया? गुजरी महल और मान मंदिर। तो
देखिए ये गुजरी महल के पीछे की एक कहानी है, उसको मैं आपको बताता हूँ। गुर्जरी महल या गुजरी महल, नाम खराब खराब करके गुजरी कर दिया, गुर्जरी महल था ये एक्चुअली में। क्या हुआ था इसके पीछे की कहानी आप जल्दी से 2 लाइन में मैं समझा देता हूँ कि जो मानसिंह था ये गुर्जरों का क्षेत्र है, कहीं पश्चिम की ओर है ये मध्य प्रदेश में। ये बताया था ना मैंने अभी अभी ये मैप में बताया था ना, देखो एक सेकंड देखो उसमें, ये है ना, ये ग्वालियर है, ये लिखा हुआ है नीचे, ये वाला यहाँ बीच का बीच तोमर राजवंश। तो ये जो ग्वालियर था, यहाँ तोमर राजवंश ने शासन किया। और ये है यहाँ पे पश्चिमी मध्य प्रदेश, कहीं कहीं यहाँ क्या है राजस्थान, जहां मैं ये पेन चला रहा हूँ ये है राजस्थान। तो यहाँ गुर्जर लोग हैं, ठीक है, गुर्जर लोग है ना। हाँ वही गुर्जर जो मेला मेला मूवी में था ना, जो रूपा को उठा के ले गया था, ठीक है। तो वो क्या है, उस ओर है गुर्जर। अब गुर्जरों की एक बेटी थी, ठीक है, गुर्जरों की एक बेटी थी जिसका नाम क्या था, नन्नी, नन्नी या दूसरा नाम, मेन नाम बताता हूं क्या था, मृगनयनी। तो एक गुर्जरों की जो थी पुत्री थी मृगनयनी, इसको क्या हो गया, प्रेम हो गया मानसिंह से, या बोले तो मानसिंह को प्रेम हो गया मृगनयनी से। मृगनयनी कोई बड़ी शासिका की पुत्री नहीं थी, एक सिंपल सी गांव में रहने वाली, ठीक है, एक नॉर्मल सी ही लड़की थी जिससे मान सिंह को प्यार हो गया, ठीक है। अब मान सिंह को प्यार हो गया तो क्या हुआ कि मान सिंह से इसने शर्त रखी। अब देखो लड़कियां हमेशा शर्त रखती है ना, जब तो वो पूछती है कि मेरे बाबू ने खाना खाया, ऐसा होता है ना कि लड़कियां हमेशा शर्त रखती हैं कि नहीं रखती है। तो इनका प्रेम था तो उस समय भी, अब देखिए ना किसी शासिका की पुत्री थी ये, फिर भी इन्होंने एक शर्त रख दी, क्योंकि मान सिंह को इनके ऊपर प्रेम आया था, ना कि मृगनयनी को मान सिंह के ऊपर प्रेम आया था। मान सिंह को गुर्जर पुत्री मृगनयनी के ऊपर प्रेम आया था, ठीक है। तो अब मानना भी पड़ेगा बात, है ना। प्रपोजल एक्सेप्ट तभी होगा जब ये इसकी शर्त पूरी करेगा। तो क्या शर्त थी वो सुनो, इसने क्या बोला था, इसका जो रहने वाली किस गांव की थी, तो ग्वालियर के पास ही था एक राय नाम का गांव, क्या राय, ठीक है। तो इस राय नाम के गांव के पास साक नदी निकली हुई है, आज भी पेपर में पूछा जाता है साक नदी कहां पर है, तो साक नदी ग्वालियर के पास है, क्लियर। और वो कहां पर है, तो वो राय गांव के पास। तो साक नदी का पानी इनके गांव वाले पीते थे, किसके, मृगनयनी के। तो ये भी साक नदी का ही पानी पीती थी। तो मान सिंह सेन ने बोला कि हम उसी साक नदी का पानी पिएंगे, आपसे हम तब शादी करेंगे, तब आपके साथ जाएंगे ग्वालियर, क्लियर। तो इन्होंने क्या किया था, 30-35 किलोमीटर है शायद, तो इतनी लंबी एक सुरंग बिछा, कैनाल बोल लो उसको, नहर नहर खुदवा दी थी, जिससे साक नदी का पानी आकर के इस ग्वालियर तक आता था, और जो रानी का महल था उस तक उसका पानी पहुंच जाता था, जिसको रानी जो मृगनयनी है वो पानी पिया करती थी, ठीक है, ठीक है ना। आया समझ में। तो देखो मोहब्बत के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसने इतनी बड़ी नहर खुदवा दी, अपन तो समझो, है ना। तो चले हम आगे, आगे चलते हैं। तो उसी की याद में, याद क्या, उसी उसी के लिए याद नहीं बोल सकते। अब सोचो गुजरी महल किसके लिए बनवाया था, तो इस रानी मृगनयनी के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रेम करता था ये मान सिंह, क्योंकि मृग के जैसे नयन थे उसके, मृगनयनी, है ना। तो ये बहुत ज्यादा प्रेम करता था। और इसने क्या करा, मान सिंह ने गुजरी महल का निर्माण इस मृगनयनी, जो ये नन्नी रानी थी और गुर्जर पुत्री थी, तो उस गुर्जर पुत्री के कारण ही इसका नाम गुर्जरी। सोचो इतना प्रेम करता था कि उसके जो घर वाले या मायके वाले थे मृगनयनी के, गुर्जर, उनके नाम पर इसने अपने महल का नाम रख दिया गुजरी महल, जिसमें रानी मृगनयनी रहती थी, इसी कारण इसका नाम गुजरी महल पड़ गया, क्लियर। और आगे ये मान मंदिर था, ये पहले से ऑलरेडी मान सिंह जहां
रहते थे। तो दोनों के दोनों ग्वालियर में है। और गुजरी महल पेपर में अगर आ जाए तो किसके लिए बनवाया था, तो रानी मृगनयनी के लिए, जिन्होंने जिद की थी कि हम सात नदी का ही पानी पिएंगे। तो राजा मान सिंह ने सात नदी से लेकर के इस गुजरी महल तक नहर खुदवा दी थी और रोज रानी मृगनयनी उसका पानी पीती थी। ठीक है, तो इस हद तक गुजरना पड़ता है मोहब्बत में। चलो आगे लिखा हुआ है संघर्ष। तो इस मान सिंह ने किस किस से संघर्ष किया, देखो बहलोल लोधी से पहले स्टार्टिंग में संघर्ष किया, फिर सिकंदर लोधी से संघर्ष किया, फिर जाकर के इब्राहिम लोधी से भी इसने संघर्ष किया। तो कहीं ना कहीं बहुत प्रतापी था। जब तक मान सिंह था तब तक ये इंटर नहीं हो पाए। कौन, लोधी वंश। क्लियर, सबसे वो वीरता पूर्वक लड़ता रहा। आगे हम देखें तो विक्रमादित्य। अब मान सिंह का जो एक पुत्र है विक्रमादित्य, क्या है वो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं है, ये विक्रमादित्य है। तो मान सिंह का जो पुत्र था विक्रमादित्य, उसने क्या किया, मान सिंह के पुत्र विक्रमादित्य को इब्राहिम लोधी, अब जब मान सिंह खत्म हो गया तो विक्रमादित्य तो राजा बना, तो इस इब्राहिम लोधी ने फिर किया इस पे हमला। ठीक है, तो पिताजी के समय तो ये नहीं जीत पाए थे, परंतु जो विक्रमादित्य शासक था तो इब्राहिम लोधी ने उसको पराजित किया और पराजित कर ग्वालियर पर अधिकार किया, ग्वालियर किले को जीत लिया और ग्वालियर पर उसने अधिकार कर लिया। किसने, इब्राहिम लोधी ने। क्लियर, पेपर में यहां से प्रश्न हो सकता है, ऐसे आए हैं पेपर में आ जाएगा, इब्राहिम लोधी ने किसे हराकर ग्वालियर किले को जीता। क्लियर, या किस शासक ने ग्वालियर किले को विक्रमादित्य को हराकर जीता, इब्राहिम लोधी। क्लियर, आया समझ में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे ये, इनको नहीं भूलना, पेपर में आ जाए कि किस शासिका या किसके लिए मान सिंह ने गुजरी महल बनवाया था। हम बता देंगे गुर्जर शासिका मृगनयनी के लिए इन्होंने एक केनाल बनाई और जो केनाल महल तक जाती थी। चले आगे। तो ये आज के प्रश्न आप सभी के सामने, सबके सब लाइव चैट में आओ और इनके आंसर दो। ठीक है, अब एक चीज मैं यहाँ बता देना चाह रहा हूं आपको कि ये अब लगभग मैंने सारे राजवंश और सारा मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी फैक्ट डेटा था यहां तक अभी तक मैं बता चुका हूं। अब हम मध्यकालीन मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं। तो प्लीज आप मध्यकालीन भारत को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको आज रिवाइज करिए, फिर हम आगे चल के अपना जो अगला लेक्चर है वो मध्यकालीन मध्य प्रदेश के ऊपर लेके आने वाले हैं। तो प्लीज एक बार मध्यकालीन भारत को थोड़ा सा आप जरूर पढ़ के। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर। ये लिखा हुआ है, बंधु वर्मा किस वंश का सामंत था। पहला प्रश्न जल्दी से टिक मारो। आपको पता है कितनी बार बताया इस बंधु वर्मा का नाम, क्या आप भी भूल जाओगे, क्या अब भी भूल जाओगे। खुद से सोचो कि बंधु वर्मा क्या आपको पहले याद था। अब बताओ बंधु वर्मा किसका सामंत था, क्या नागवंश का था, ए, क्या बी शुंगवंश का था, क्या सी गुप्त वंश का था, या डी नंद वंश का था। तो पहले का सी इज राइट आंसर, गुप्त वंश का सामंत था। कुमार गुप्त का सामंत कौन था, बंधु वर्मा, जिसने जुलाहा श्रेणी के लिए दान दिया था। चलो आगे दूसरे प्रश्न की ओर। बंधु वर्मा ने किस श्रेणी को मंदिर हेतु दान दिया था, मैंने अभी बता ही दिया। ठीक है, तो आपको पता होगा, इसका जल्दी से आंसर लगा दो। ए ताम्रकार, बी दर्जी, सी जुलाहा या डी यादव। तो जुलाहा श्रेणी या बुनकरों के लिए इस बंधु वर्मा ने दान किया था। चलो नेक्स्ट, यशोवर्मन का अन्य नाम क्या है, बताओ जल्दी से। तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने, जल्दी से आंसर बताओ। यशोवर्मन का अन्य नाम क्या था, जल्दी बताओ। लक्ष्मण वर्मन, विष्णु वर्मन, बंधु वर्मन, आदित्य वर्मन या आरडी वर्मन, बताओ जल्दी से। तीसरे का सही आंसर बताओ। यशोवर्मन का अन्य नाम क्या था, ए लक्ष्मण वर्मन, बी विष्णु वर्मन, सी बंधु वर्मन या डी आदित्य वर्मन। तो जो ये यशोवर्मन था इसका अन्य नाम था विष्णु वर्मन, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। ये लिखा हुआ है, बागडक वंश ने किस क्षेत्र पर शासन किया। ठीक है, प्रमुख रूप से पूछा गया है, या तो इसने मध्य प्रदेश में लगभग काफी जगह है, परंतु बागडक वंश ने किस क्षेत्र पर जो प्रमुख है उस पर शासन किया। क्या ए रायसेन का क्षेत्र, क्या बी उज्जैन का क्षेत्र, सी विदिशा का क्षेत्र या डी बालाघाट। जल्दी से कमेंट करो। वागडक वंश ने प्रमुख रूप से किस क्षेत्र पर शासन किया, तो चौथे का सी इज राइट आंसर, विदिशा पर इसने शासन किया है। पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं जल्दी से। लिखा हुआ है, बागडक वंश के 12 दान पत्रों में से 7 दान पत्र किसके समय के प्राप्त हुए हैं। आप जल्दी से कमेंट करो। क्या विंध्य शक्ति,
क्या नरेंद्र सेन, क्या दामोदर सेन या प्रवर सेन? जल्दी से बताओ कि बाकटक वंश के जो 12 दान पत्र मिले हैं मध्य प्रदेश से अलग अलग जगह से, उनमें से 12 थे, उनमें से 7 मध्य प्रदेश के किसके समय के हैं वो दान पत्र? बताएं जल्दी से। तो ये प्रवर सेन, डी इज राइट आंसर। मेरे पीछे लिखा हुआ है ये प्रवर सेन, डी इज राइट आंसर। किसका? 5वें प्रश्न का। क्लियर? चले आगे, चलो आगे। ये 6वां प्रश्न आप सभी के सामने क्या लिखा हुआ है? किस वाकटक वंशीय शासक को अश्वमेध करता कहा, यज्ञ करता कहा जाता है? अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे? तो जल्दी बताओ। अश्वमेध यज्ञ करता कौन है? ए प्रवर सेन, बी नरेंद्र सेन, सी रुद्रसेन या डी पृथ्वी सेन? जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर। सबको मैंने अभी अभी पढ़ाया, जल्दी बताओ कि किस वाकटक वंशीय शासक को अश्वमेध यज्ञ करता कहा जाता है? ए प्रवर सेन, बी नरेंद्र सेन, सी रुद्रसेन या डी पृथ्वी सेन? सबके सब कमेंट करो जल्दी से। तो इसका जो सही आंसर है 6वें का ए प्रवर सेन। ठीक है, प्रवर सेन क्या अश्वमेध यज्ञ करता कहा जाता है। क्लियर? चले आगे, चलो। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? सौंदनी विजय स्तंभ में किस शासक की विजय गाथा है? जल्दी से बताओ। सौंदनी विजय स्तंभ जो कहां पर है? मंदसौर में, जिसमें लिखा हुआ है कि हूण जो मेहरकुल है उसको हराया है। किसने हराया है वो बताना है। ए विष्णु बर्मन, बी बंधु बर्मन, सी नरेंद्र बर्मन, डी आदित्य बर्मन? जल्दी बताओ इसका आंसर लगाओ। 7वें प्रश्न का जल्दी से आंसर। सौंदनी विजय स्तंभ में किस शासक की विजय गाथा है? ए विष्णु बर्मन, बी बंधु बर्मन, सी नरेंद्र बर्मन या डी आदित्य बर्मन? जल्दी। तो जो 7वें का सही आंसर है ए विष्णु बर्मन, जिसका अन्य नाम यशो बर्मन है। यशो बर्मन या विष्णु बर्मन, इसकी ही जो विजय गाथा है, इसने ही हूण शासक मेरकुल को हराया था, जो कि इस विजय स्तंभ में सोनी के लिखा हुआ है। तो अब आगे ये है 8वां प्रश्न। प्लीज आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। एक प्रॉपर मैप, फिर उसका कंटेंट, फिर उसके जाके प्रश्न। बहुत टाइम लगता है इस 30-40 मिनट के लेक्चर को प्रिपेयर करने में। प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो 8वां प्रश्न, तोमर वंश के संस्थापक कौन थे? तोमर वंश, जल्दी से बताओ। ग्वालियर का जो तोमर वंश था उसके संस्थापक कौन थे? मैंने बताया था। ए वीर सिंह देव, सी बी मान सिंह, सी कीर्ति सिंह, डी विक्रम सिंह? जल्दी बताओ तोमर वंश का संस्थापक, जल्दी बताओ। ए वीर सिंह देव तोमर वंश के संस्थापक थे, जो ग्वालियर का था। चलो आगे 9वें प्रश्न की ओर। मान सिंह द्वारा अपनी जो रानी है उनके लिए गुरजी महल बनवाया गया, उनका नाम क्या था? जल्दी बताओ। मान सिंह द्वारा अपनी रानी के लिए गुरजरी महल बनवाया गया, उनका नाम क्या था? ए चंद्रलेखा, बी चंद्रनयनी, सी मृगनयनी, डी कमलनयनी? जल्दी बताओ कि जिनके लिए गुरजरी महल का निर्माण करवाया गया। सबको पता था अब तक कि गुरजरी महल कहाँ है, गुरजरी महल कहाँ है, किसने बनवाया है। परंतु अब प्रश्न चेंज होगा और प्रश्न ऐसा आएगा तो क्या करोगे? गुर्जरी जो महल है वो किसके लिए बनवाया? तो जो गुर्जरी शासिका थी मृगनयनी, उनके लिए इस मान सिंह ने ये महल बनवाया था। क्लियर? तो सी इज राइट आंसर। 9वीं का सही आंसर सी है। देखिए प्रश्न ऐसे फ्रेम किए जाते हैं, इसमें पता चलता है आपको कि कौन एक्सपीरियंस है, कौन एग्जाम दे रहा है, क्या एग्जाम के हिसाब से मुझे चीजें मिल रही हैं। तो वो आपको समझना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा। ठीक है? तो जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है और जो नेसेसरी चीजें हैं आप उन पे फोकस कीजिए। यूट्यूब भी एक तरीके से बहुत सारा कचरा भर गया यूट्यूब के ऊपर, तो प्लीज आपको ही डिसाइड करना है कि आपके लिए सही क्या है। चले आगे। तो 10वां प्रश्न, किस लोधी शासक ने विक्रमादित्य को हराकर ग्वालियर जीता? ग्वालियर किला जीता? जल्दी बताओ। किस लोधी शासक ने विक्रमादित्य को हराकर ग्वालियर किला जीता? क्या बहलोल लोधी था? क्या इब्राहिम लोधी था? क्या सिकंदर लोधी था? वह इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ किस लोधी शासक ने विक्रमादित्य को हराकर ग्वालियर किले को जीता था? कमेंट करो 10वें प्रश्न का सही आंसर।
तो 10 में का बी इज राइट आंसर। इब्राहिम लोधी ने क्या किया था? विक्रमादित्य को हराकर ग्वालियर किले को जीता था। तो 10 में का बी इज राइट आंसर। तो गाइस ये थे हमारे आज के प्रश्न, और हमने पहले अपना कंटेंट वीडियो भी देखा और मैप भी देखा, उनकी लोकेशन भी मैंने आपको बताई। प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में मध्यकालीन मध्य प्रदेश के साथ। तो अपना ध्यान रखें। जय हिंद।